Question number 32. Prove that a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in distinct points divides the other two sides in the same ratio. क्या प्रूव करना है हमें? यदि किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाए तीसरी लाइन के पैरेलल, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. तो देखेंगे इसका प्रूफ. जो हमें गिवन है वो क्या है? इन ट्राइंगल लाइन एल ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली. देखो क्या गिवन है. एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एक लाइन है L जो कि BC के पैरेलल ड्रॉ की गई है, और ये लाइन AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. नेक्स्ट क्या प्रूव करना है हमें? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका रेशियो सेम होगा. AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसमें? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D एंड E टू AC एंड AB, दैट इज DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, एंड देन जॉइन DC एंड BE. देखो क्या कंस्ट्रक्शन करना है इसमें? परपेंडिकुलर्स बनाने हैं हमें. जो D पॉइंट है इससे सामने वाली साइड AC पर परपेंडिकुलर बनाएंगे यानी कि DM, और जो E पॉइंट है इससे सामने वाली साइड यानी AB पर परपेंडिकुलर बनाएंगे EN, और D को C से और E को B से ज्वाइन करना है. ठीक है, यहाँ तक ये अपना कंस्ट्रक्शन होगा. फिर इसके प्रूफ में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यानी कि कौन से ट्राइंगल्स हमें यूज करने हैं इसमें? ADE और BDE, यानी कि यहाँ पर एक ट्राइंगल हो गया ADE और एक ट्राइंगल हो गया BDE. इन दोनों ट्राइंगल्स का हमें यूज करना है. एरिया क्या हो जाएगा ADE का? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है यहाँ पर ADE के लिए? AD, और हाइट कितनी हो गई? EN, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था. ठीक, तो AD इंटू EN. इसी तरह से BDE का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या यहाँ पर BD है, और हाइट कितनी है? EN ही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके. बेस के जो परपेंडिकुलर होगा वही ट्राइंगल की हाइट होगी. तो EN यहाँ पर लिख दिया. EN और EN और 1/2 कैंसिल. ये किसके इक्वल आ गया? AD अपॉन DB के. नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल्स यूज करना है? ADE और CED, यानी कि ADE और CDE. यहाँ पर वापस से जो ADE का एरिया होगा सेम यहाँ लिखा था वही आएगा 1/2, लेकिन इस बार हम बेस जो काम में लेंगे इसमें वो है AE को, और जो हाइट है वो कौन सा है? DM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनाया था D से हमने AC पर. तो AE इंटू DM, और ट्राइंगल CED में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना हो जाएगा? CE, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? DM. सो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर. कौन? DM से DM और 1/2 से 1/2. ये रेशियो किसके इक्वल आ गया? AE अपॉन EC के. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर जो एरिया है कौन कौन से ट्राइंगल का? BDE का और ट्राइंगल CED का, यानी कि BED का एरिया और CED का एरिया ये इक्वल होगा. क्या रीजन है? क्योंकि देखो दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस DE पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है. ये लाइन L जो थी वो BC के पैरेलल गिवन है, यानी ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया. ये इसका रीजन है. फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देखो ADE तो दोनों में कॉमन था ही सही, और ये जो एरिया है BDE का और CED का ये भी इक्वल है. तो यहाँ से दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे अपने पास? इक्वल, यानी AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के. और यही हमें प्रूव करना था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड से, यानी कि जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाए किसी थर्ड साइड के, तो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. क्या कहा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है. एक फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं तो जो नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास था उसका सम 29/20 होगा. तो इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था.
देखेंगे लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी x, मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर था वो x था, तो क्या कहा है न्यूमरेटर के लिए कि वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, यानी न्यूमरेटर कितना हो जाएगा उसका x माइनस 3। सो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था अपने पास वो मिल जाएगा हमें x माइनस 3 अपॉन x। अब यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दिया आगे, क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड किया गया है 2, यानी कि यहाँ पर x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2, और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है इन दोनों का सम कितना गिवन है 29/20। आगे सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन x, एलसीएम ले लेंगे दोनों का x प्लस 2 और x का, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, और इक्वल में क्या चल रहा है 29/20। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 इंटू यह हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 6, और इज इक्वल्स टू 29x स्क्वायर प्लस 2x। नेक्स्ट 11x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 120, सभी टर्म्स को हमने एलएचएस में लिख लिया यहाँ। फिर इसके बाद इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ मिडिल टर्म 98, इसको स्प्लिट करेंगे क्या आएगा माइनस 110x प्लस 12x में, ठीक है। आगे के दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 11x, तो क्या रिमेनिंग रहेगा x माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा 10, और इसी तरह से बाकी की दो टर्म्स में से 12 कॉमन लेने पर x माइनस 10, तो एक फैक्टर हो गया 11x प्लस 12 और एक हो गया x माइनस 10, ठीक। दोनों को 0 को इक्वेट करने पर x की वैल्यू एक तो मिलती है हमें 10 और एक x मिलता है माइनस का 12/11, लेकिन माइनस 12/11 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है, जबकि x हमने यहाँ क्या लिया था एक इंटीजर। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा 10 और ऊपर 10 माइनस 3 यानी कि 7। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/10। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, इसमें पार्ट बी, अ ट्रेन कवर्स a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. ये कहा है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और इसी स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 300 किलोमीटर्स। अब क्या किया गया है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। अब ऑब्वियस सी बात है जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जो लगने वाला टाइम है वो कम होगा, तो ये दिया गया है कि कितना कम लग रहा है टाइम, फिर 2 आवर्स कम लग रहे हैं इससे। तो इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड करनी है ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है। देखेंगे यहाँ, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 300 किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ में गिवन है तो इससे हम ओरिजिनल टाइम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 300 अपॉन x आवर्स। अब जो नई स्पीड है वो कितनी है x प्लस 5, क्योंकि क्या क्या है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ा दिया हमने, x मानी थी, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इससे जो लगने वाला नया टाइम है वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड, यानी कि 300, डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया, डिस्टेंस वही है सेम 300 किलोमीटर। सो नया टाइम जो है वो है 300 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। अब जो दोनों में डिफरेंस है भाई, बाद वाला टाइम कम लगेगा क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा कर दी, तो पहले वाले जो टाइम था उसमें से बाद वाले टाइम को माइनस करने पर क्या जाएगा अपने पास 2। गिवन है कि 2 आवर्स कम लग रहे हैं फिर इससे, तो 30 माइनस tn इज इक्वल्स टू 2। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 300/x माइनस 300/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर 300x प्लस 5 माइनस 300x और अपॉन में एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस 5। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सभी टर्म्स को एलएचएस में शिफ्ट कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। अब यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x माइनस 25x। ठीक है, आगे x कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो x प्लस 30 और माइनस 25 कॉमन लेने पर x प्लस 30, तो दो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं x माइनस 25 और एक x प्लस 30।
तो इससे तो मिलता है x बराबर 25 और इससे मिलता है x बराबर माइनस का 30, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या थी, स्पीड, और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 25, हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से देखा जाए अगर चिमनी के टॉप को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप पर खड़े होकर अगर हम चिमनी के फुट को देखें तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स, टावर की हाइट यहाँ पे दी गई है कितनी, 40 मीटर्स, देन फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी टू द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर और चिमनी के टॉप को ज्वाइन करने वाला एक वायर कनेक्ट करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी ये भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर हम मानते हैं कि बी है, चिमनी है और सी डी अगर टावर है, बी है अगर चिमनी है और सी डी अगर टावर है, तो किस तरह से डायग्राम बनेगा देखिए यहाँ। बी है तो हो गई चिमनी, सी डी सामने वाला टावर। पहले हमसे क्या कहा था इन्होंने कि टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से चिमनी के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ये रहा टावर का फुट सी पॉइंट और चिमनी का टॉप यहाँ पर पॉइंट ए पर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इसमें कहा था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से देखा जाए चिमनी के फुट को, यानी कि यहाँ पर टावर के टॉप से चिमनी के फुट को देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है। अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल होंगे, कौन कौन, ED और BC, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ हमें एक ट्राइंगल मिल जाता है, कौन सा ट्राइंगल, CBD। देखेंगे ट्राइंगल CBD, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो tan 30 डिग्री है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन BC। और CD की लेंथ कितनी गिवन है, क्वेश्चन में कहा है कि टावर की जो लेंथ है वो 40 मीटर, ये हमें गिवन है, इसकी लेंथ 40 और अपॉन BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ से जो BC की वैल्यू आ जाती है वो है 40√3 मीटर्स। तो ये तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, BC इज इक्वल टू 40√3 मीटर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, If the height of the tower is 40 meters, then find the height of the chimney. चिमनी की हाइट हमसे पूछी है, सबसे पहले इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर BC की लेंथ तो कितनी आ गई 40√3। अब नेक्स्ट कौन से वाले ट्रायंगल से बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री। देखो ABC वाला ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर, ABC। इस वाले ट्रायंगल में हम बात करें ABC में तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन BC के। हम BC फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से, तो अब AB निकाल लेंगे और AB ही हाइट है यहाँ पर चिमनी की, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन 40√3। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 पुट कर देंगे तो 40 × 3 यानी कि 120 मीटर। तो ये तो AB की वैल्यू आ गई 120 मीटर। ठीक है, देन AE इज इक्वल टू, देखो AE क्या है, AE क्या होगा, AB माइनस EB। ठीक है, AB माइनस EB, तो AB की वैल्यू 120 आ गई और EB यानी कि जो हाइट ऑफ चिमनी है वो गिवन है हमें कितनी 40, तो यहाँ से AE की वैल्यू कितनी आ जाती है 80 मीटर और AD इज इक्वल्स टू BC होगा। ED इज इक्वल्स टू BC क्या है यहाँ पर देखें, ED इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस हर जगह से सेम रहने वाली है। तो ED इज इक्वल्स टू BC कितना था अपने पास 40√3 मीटर, ये आ गया। यहाँ तक की स्टेप्स क्लियर है एकदम। नेक्स्ट नाउ AD इज इक्वल्स टू, देखो AD इज इक्वल्स टू √AE² प्लस ED²। AD इज इक्वल्स टू
इस वाले ट्रायंगल में ये जो हमने फाइंड आउट करना था चिमनी की हाइट वो हम निकाल चुके हैं। अब फाइंड करने हम क्या, ये जो वायर हमने ज्वाइन किया था चिमनी के टॉप से टावर के टॉप तक, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इस वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ED की लेंथ हम लिख चुके हैं, BC के इक्वल है 40√3 और AE की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी, इसकी टोटल हाइट माइनस जो टावर की हाइट है 40। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें किसकी लेंथ मिल जाएगी, वायर की लेंथ। यानी यहाँ पे हो जाएगा AD = √AE² + ED² = √6400 + 4800। वैल्यू रख देंगे AE और ED की। तो ये कितना आ गया अपने पास 40√7 मीटर। यानी दोनों जो हमसे पूछा था वो आ चुके हैं। लेंथ ऑफ वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी टू द टॉप ऑफ द टावर इज 40√7 मीटर और हाइट यहाँ पे मिल चुकी थी हमें चिमनी की कितनी, 120 मीटर। नेक्स्ट, इसमें पार्ट बी है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसके, एक बिल्डिंग के, यानी कि एक टावर के टॉप से हम देख रहे हैं एक बिल्डिंग के टॉप को और बिल्डिंग के बॉटम को। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो यहाँ पर है 45 डिग्री और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो फाइंड आउट करना है। इसमें हमें √3 की वैल्यू गिवन है तो यही यूज करनी है 1.73। देखो, लेट EC बी द टावर एंड AB बी द बिल्डिंग। यहाँ पे डायग्राम किस तरह से बनेगा, EC को तो हमने क्या मान लिया, टावर, और AB को क्या मान लिया, बिल्डिंग। यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट कम होगी जो टावर है उसकी हाइट से। क्यों होगी, क्योंकि जब टॉप को देख रहे हैं तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है, कहा है क्वेश्चन में, और बॉटम को देख रहे हैं तो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट कम है टावर की हाइट से। तो इसलिए AB को हमने माना है बिल्डिंग और EC को क्या माना है, टावर, जिसकी हाइट ज्यादा है। अब यहाँ पे AB की हाइट, बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर गिवन है। ठीक है, इस डिस्टेंस को E से लेकर D तक को H मान लेंगे क्योंकि CD तो वैसे भी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, AB के इक्वल। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल EDA tan 45 डिग्री। देखो EDA में tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी कि H अपॉन AD के, और AD कितना है यहाँ पर, CB के इक्वल। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, x मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक। तो H = कितना आ जाएगा, x, एक रिलेशन तो ये आ गया, H बराबर कितना होगा, x होगा। अब इन ट्रायंगल EBC, इस वाले ट्रायंगल में देखें तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, EC अपॉन BC के। EC किससे मिलकर बना हुआ है अपने पास, H + 50। क्लियर, H + 50 अपॉन x, और x किसके इक्वल था, H के। यानी कि यहाँ पर हम थोड़ा सा और सॉल्व करके इसको लिख लें, tan 60 डिग्री को तो √3, EC क्या था अपने पास, H + 50 और अपॉन BC कितना था यहाँ पर, x। और इससे पहले हम निकाल चुके हैं कि H और x दोनों बराबर है, तो x की जगह भी हम यहाँ पर H ही पुट कर सकते हैं। तो H + 50 कितना आ जाएगा यहाँ पर √3x और x की जगह ही हमने क्या पुट कर दिया, h, इस पुराना जो रिलेशन हमने फाइंड किया था इन दोनों के बीच में उससे। सो H + 50 = √3h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर, 50 अपॉन √3 - 1। यहाँ तक क्लियर है। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 + 1 नीचे बनेगा √3 + 1 और √3 - 1, यानी कि a + b, a - b, तो a² - b² से 2 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 50 को तो 25 और √3 + 1 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो किसकी लेंथ आ गई अपने पास, ये h आ गया, h यानी कि h भी आ गया और h और x इक्वल है तो x भी आ गया, यानी कि दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आ चुकी है कितनी, 25 √3 + 1 मीटर। ठीक है, thus h = 68.25 मीटर = x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये आ चुका है। अब हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, 68.25 + 50। टोटल हाइट जो टावर की है वो कितनी है, h प्लस बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर, यानी कि h की जो वैल्यू आई उसमें ऐड कर देंगे 50 को, h की वैल्यू में 50 ऐड कर देंगे, h की वैल्यू 68.25 + 50। यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 1.73,
1.73 पुट करने पर ये 2.73 और मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको 25 से तो कितना मिल जाएगा हमें 68.25 और प्लस 50 यानी कि जो हाइट है टावर की वो कितनी आ जाती है 118.25 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of height 2 cm and diameter of base 4 cm। देखो एक टॉय है किस शेप में, नीचे जो बॉटम पार्ट है उसका वो तो एक हेमिस्फेयर के जैसा और उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कॉन रखा हुआ है, इस तरह से है। ठीक है, हाइट गिवन है किसकी, राइट सर्कुलर कॉन की 2 सेंटीमीटर और जो बेस डायमीटर है यानी कि हेमिस्फेरिकल बेस है उसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, यानी कि एक राइट सर्कुलर एक सिलेंडर है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है उस टॉय को, यानी ऐसा हम मान सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर रख दिया उस टॉय को। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। सिलेंडर की वॉल्यूम और टॉय की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है पहले तो, और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है 3.14। देखिए वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय कुछ इस शेप में है यहाँ पर, कौन सा, यहाँ जो अंदर रखा हुआ है इस सिलेंडर के, यानी कि हेमिस्फेरिकल बेस है और ऊपर कॉनिकल शेप है। इसकी वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है पहले, तो क्या हो जाएगी वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर। हाइट गिवन है कॉन की कितनी 2 सेंटीमीटर और हेमिस्फेरिकल जो बेस है इसका डायमीटर गिवन है कितना है 4 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस लिख लेंगे हम कितनी 2 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो ये सब रेडियस ही बनेगी इसकी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस ही होगी। तो रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब एक सिलेंडर इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है वो इन दोनों की हाइट का सम, यानी कि कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब और कॉन की वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, r की भी 2 है और h की भी 2 है, तो वैल्यू पुट करके सोल्व करने पर जो अपना आंसर आता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टॉय वो तो आती है 25.12। अब कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर वो होगी पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और हाइट जो आ गई सिलेंडर की वो टोटल कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 4 पुट करने पर और पाई की वैल्यू गिवन जो है 3.14 उसे पुट करने पर वॉल्यूम कितनी आती है 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना था। सो difference in the volumes of circumscribing cylinder and the toy is equals to volume of cylinder minus volume of toy। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी आ गई 50.24 और टॉय का वॉल्यूम 25.12। दोनों का डिफरेंस कितना आता है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। Hence the difference in the volumes of circumscribing cylinder and the toy is 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सेक्शन ई, जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36। Carpooling is the sharing of car journeys so that more than one person travels in a car and prevents the need for others to have to drive to a location themselves. By having more people using one vehicle, carpooling reduces each person's travel costs such as fuel cost, tolls and the stress of driving। तो यहाँ पे carpooling के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और उसका एडवांटेज बताया गया है। Carpooling is also a more environmentally friendly and sustainable way to travel as sharing journeys reduces air pollution, carbon emissions, traffic congestion on the roads and the need for parking spaces। Three friends Amar, Bhavin and Chaitanya live in societies represented by the points A 4,5, B 6,2 and C 2,6 respectively। तो 3 फ्रेंड्स है अमर, भविन और चैतन्य, जो कि सोसाइटीज में रहते हैं 3 A, B और C से, जिन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। A के कोऑर्डिनेट 4,5, B के 6,2 और C के 2,6।
They all work in offices located in a same building represented by the point O 0,0. यानी कि ये तीनों एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है ओरिजिन पर 0,0. ठीक है, इनके ऑफिसेज जो है वो एक ही बिल्डिंग पर है. Since they all go to the same building every day, they decided to do carpooling to save money on petrol. क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर जाना है तीनों को रोज, तो उन्होंने कारपूलिंग करने का डिसाइड किया. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. सिंपल क्वेश्चन है एकदम. बी और सी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, बी और सी के बीच में क्या डिस्टेंस. तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स गिवन है बी के 6,2. ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लिखें तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 6,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,6. तो हमसे पूछा है सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा BC. BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर. तो कितना गया 4√2 यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट्स ही लिख देते हैं, मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर कुछ नहीं गिवन, तो 4√2 यूनिट्स. इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, इफ भविन एंड चैतन्य प्लान टू मीट एट अ क्लब सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. यानी कि जो भविन और चैतन्य ये प्लान करते हैं एक क्लब में मीट करने का, और वो क्लब कहाँ है उसकी लोकेशन गिवन है कि वो बी और सी के मिड पॉइंट पर है. यानी बी और सी को जब हम मिलाएंगे तो उसके मिड पॉइंट पर वो क्लब सिचुएटेड है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी सिंपल सा हमको बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड करना है. यानी जो लाइन सेगमेंट बी सी है उसका मिड पॉइंट यानी कि बी सी का मिड पॉइंट ऑफ BC. तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. कोऑर्डिनेट्स हमने अभी लिखे हैं यहाँ पर 6 प्लस 2 यानी कि 8/2 लिख लें डायरेक्ट 4 और y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6/2, ये भी कितना हो जाएगा 4. क्लियर है यहाँ तक. यानी कि जो C है मतलब मिड पॉइंट है BC का वो कितना आ जाता है 4,4. ये हो गया सेकंड वाले का आंसर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के वो क्या हो जाएंगे 4,4. नेक्स्ट थर्ड, इसमें पार्ट ए है विच सोसाइटी इज फारदेस्ट फ्रॉम द ऑफिस. ऑफिस से सबसे दूर सोसाइटी कौन सी है. ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस. तो जो तीनों सोसाइटीज है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं. जो डिस्टेंस आएगी उसी के हेल्प से हम बता देंगे, जो भी सबसे ज्यादा होगी वही सबसे दूर होगी. तो यहाँ पर लिखेंगे हम OA डिस्टेंस. देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 है वो तो है ही सही, और A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4,5 है यहाँ पर. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 25 और 16 यानी कि √41. OB B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6,2 यानी ये हो जाएगा अपने पास 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 और 4 यानी कि 40. और OC जो C सोसाइटी है उसकी O से डिस्टेंस, O पर बिल्डिंग सिचुएटेड है 2,6 है यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 4 प्लस 36 ये भी कितना 40. तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सी आ रही √41, यानी कि जो A सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा दूर है. ठीक है, यहाँ जो हमसे पूछा है विच सोसाइटी इज फारदेस्ट फ्रॉम द ऑफिस, तो सोसाइटी A इज लिख देंगे हम. सो सोसाइटी A इज farthest from the office and its distance
इज √41 यूनिट्स। क्लियर है? इसी में जो थर्ड पार्ट था उसमें इंटरनल चॉइस गिवन थी, ए हमने फाइंड आउट कर लिया। बी में क्या पूछा है, आउट ऑफ बी एंड सी विच सोसाइटी इज नियरर टू ए, यानी कि बी और सी में से कौन सी सोसाइटी ए के पास है। ऑल्सो फाइंड देयर डिस्टेंसेस, तो हमें सिंपली ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए बी का जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो क्या होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास थे 4,5 और बी के 6,2, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर करेंगे, उससे कितना आ जाएगा 4 - 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 और 4 यानी कि √13 यूनिट्स। और AC ये देखेंगे यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट्स 4,5 2,6, तो 4 - 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये √5 यूनिट्स। सो हमसे पूछा था कि कौन सी सोसाइटी ज्यादा नियर है, सो सोसाइटी C इज नियरर टू A। ठीक है, सोसाइटी C इज नियरर टू A एंड इसका डिस्टेंस भी पूछा था, एंड फाइंड देयर डिस्टेंसेस, दोनों के ही डिस्टेंसेस से पूछे थे। तो एंड डिस्टेंस ऑफ सोसाइटी C फ्रॉम A इज कितना आया यहाँ पे √5 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अ वाटर स्प्रिंकलर इज अ डिवाइस यूज्ड टू इरिगेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स, लॉन्स, लैंडस्केप्स, गोल्फ कोर्सेज एंड देयर एरियाज एंड अदर एरियाज। Water sprinklers can be used for residential, industrial and agricultural uses। तो यहाँ वाटर स्प्रिंकलर के बारे में बताया गया है। A water sprinkler is set to shoot a stream of water a distance of 21 meter and rotate through an angle which is equal to complementary angle of 10 degree। क्या कहा है यहाँ पर? एक वाटर स्प्रिंकलर है जो कि वाटर को कितनी डिस्टेंस तक स्प्रिंकल करता है, 21 मीटर डिस्टेंस तक, और जो ये एंगल बनाता है वो कितना है, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ये एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री। नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लेंथ की फॉर्म में जो ये सेक्टर बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। यानी हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, केवल फॉर्मूला लिखना है आर्क लेंथ की फॉर्म में, इसका सेक्टर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्क लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस बाय 2, यानी कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 1/2 इंटू L इंटू R, जहाँ L क्या होता है आर्क लेंथ और R रेडियस। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द वाटर रीजन, यानी कितने रीजन में पानी पहुंचाया जा रहा है वाटर स्प्रिंकलर के द्वारा, उसका एरिया निकालना है। किसकी टर्म्स में, पाई की ही टर्म्स में, यानी पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पर, यहाँ कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, तो कितना होगा 80 डिग्री, तो थीटा कितना है 80 डिग्री। सो यहाँ पुट कर देंगे 80/360 इंटू पाई, और रेडियस कितनी गिवन है 21। ठीक है, डिस्टेंस बता रखा है, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी यहाँ पर इसके लिए रेडियस, तो 21 मीटर डिस्टेंस है, तो उसका स्क्वायर करने पर 441, सोल्व करने पर जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कितना आता है 98 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ए, इसमें पूछा था कि इफ द रेडियस चेंजेस टू 28 मीटर
फाइंड द एंगल थीटा सो दैट द एरिया ऑफ द वाटर रीजन रिमेन्स द सेम। यानी रेडियस को चेंज कर दिया यहाँ पर, पहले थी 21 मीटर, अब कितना कर दिया 28 मीटर। और एंगल जो है, फाइंड द एंगल, एंगल हमें फाइंड करना है इस तरह से कि जो एरिया रहे वो सेम रहे, यानी पहले जितने एरिया में स्प्रिंकल हो रहा था उतने ही एरिया में हो, उसके लिए कितना एंगल हमें निकालना है यहाँ पर कि कितना एंगल रहना चाहिए ताकि एरिया सेम बना रहे रेडियस को चेंज करने पर भी। तो देखेंगे यहाँ एरिया दोनों का इक्वल है, ठीक है। रेडियस हमने चेंज कर दी, पहले थी 21 मीटर, अब कर दी 28 मीटर्स। एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से थीटा कितना था पहले 80 डिग्री, तो 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू नया थीटा में फाइंड आउट करना है, इसको थीटा ही रहने देंगे, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल आउट दोनों तरफ से, इसको सिंप्लीफाई करने पर जो थीटा की वैल्यू आती है वो कितनी 45 डिग्री। क्लियर है, यानी कि क्या है इसमें कि रेडियस को चेंज भी कर दिया, रेडियस बढ़ा दी तो जो एंगल है वो कम हो जाएगा ताकि जो एरिया रहेगा स्प्रिंकल जितने एरिया में हो रहा है वो सेम रहने वाला है। एंगल कितना हो जाता है यहाँ पे 45 डिग्री। नेक्स्ट इसी में पार्ट बी गिवन है, थर्ड में जो था अपना थर्ड पार्ट में इंटरनल चॉइस गिवन थी तो उसका पार्ट बी है, इफ द रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 21 मीटर टू 28 मीटर, यानी कि रेडियस को 21 मीटर से 28 मीटर जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में किया था बढ़ा दी जाए, एंड एंगल्स रिमेन द सेम, और एंगल भी उतना ही रखा जाए। व्हाट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ वाटर रीजन, यानी कि अब एरिया इंक्रीज होगा क्योंकि रेडियस बढ़ा दी और एंगल वही रखा है, तो वो इंक्रीज्ड एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीज्ड एरिया कैसे निकालेंगे, जो एरिया आएगा अपने पास बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यहाँ पर R1 जो है वो बढ़ी हुई रेडियस है और R2 जो प्रीवियस रेडियस अपने पास थी, तो थीटा कितना है सेम है, तो यानी कि 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और नई रेडियस कितनी हो गई 28, तो उसका स्क्वायर 784 और माइनस प्रीवियस रेडियस थी 21 तो उसका स्क्वायर 441। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाता है 239.56 मीटर स्क्वायर। ये होगा इंक्रीज्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, one of four main blood types can be found in a human body. They are known as A, B, AB and O. Each blood type can be further classified as either a rhesus positive or rhesus negative. For example, a possible combination is blood type O and rhesus negative, which is written as O negative. The data below shows the distribution of the blood types and rhesus types of given blood type for a blood donation center recorded in percentage for the year 2023। क्या कहा गया है यहाँ पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में नॉलेज दी गई है कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं A, B, O और AB, और इनमें सब में इंटरनल 2 होते हैं रीजस पॉजिटिव और रीजस नेगेटिव। ठीक है, डेटा यहाँ पे दिया गया है सभी के लिए कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स का जो ब्लड ग्रुप है वो O नेगेटिव है, कितने का O पॉजिटिव है, A नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव B पॉजिटिव और AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है X, बाकी सभी की परसेंटेज गिवन है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, इसी X की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ये परसेंटेज में गिवन है, तो हम जानते हैं कि टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए 100%, यानी इन सब का सम कर दें तो कितना आ जाना चाहिए 100। सो फर्स्ट सॉल्यूशन लिखे हम फर्स्ट का, तो क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर देंगे वो 100 के इक्वल होगा, यानी कि x प्लस 30 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 6 18 13 6 18 13, ये किसके इक्वल होगा 100% के इक्वल। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x प्लस कितना आ जाता है ये पूरा 30 और यहाँ पर 32 प्लस 24 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 100। देखो कर लेते हैं 62
और 62 और 24 यहाँ पे हो जाएगा 62, 72, 82 और 86 और 86 और 4 90, यानी कि x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 10। ठीक है, फर्स्ट अपना आंसर आ चुका है 10। सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन हैज अ रिजस नेगेटिव ब्लड टाइप। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें किसकी, कि अगर एक पर्सन को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है तो उसके रिजस नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन हैज अ रिजस नेगेटिव ब्लड टाइप। क्या होगा देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी रिजस नेगेटिव पर्सन्स, जो रिजस नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है, उनकी परसेंटेज को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो कि 100%, यानी रिजस नेगेटिव कितने हैं, नेगेटिव वाले हमें केवल ऐड करने हैं। तो x था यहाँ पे, उसकी वैल्यू 10 आ गई, प्लस यहाँ पर है 8, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 1 और टोटल कितना 100%, यानी कि 18 और 6 24 और 1 25/100, यानी कितना आ गया है परसेंटेज, यानी प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करने पर उसके ब्लड ग्रुप रिजस नेगेटिव होने की 1/4। नेक्स्ट थर्ड, इसमें पार्ट ए गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the person selected from the record is rhesus positive but neither blood type A nor B। यानी कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी पर्सन को सेलेक्ट किया जाए, उसका ब्लड ग्रुप रिजस पॉजिटिव मिले, लेकिन वो ना तो ब्लड टाइप ए का हो और ना ही ब्लड टाइप बी का हो। तो इसको देखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो थर्ड के ए में हमसे पूछी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें रिजस पॉजिटिव देखना है, लेकिन वो ए और बी ग्रुप का नहीं होना चाहिए। तो यानी कौन कौन सा हो सकता है, वो ओ पॉजिटिव हो सकता है और ए और बी का नहीं हो सकता, लेकिन ए बी पॉजिटिव हो सकता है। यानी कि ओ पॉजिटिव कितने हैं 30% और ए बी पॉजिटिव कितने हैं 3, यानी 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 और अपॉन टोटल परसेंटेज कितना है 100, तो 33/100 ये होगा अपना आंसर। इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या किसी से, 2 3 11 to 3 और ये 11 3 का कोई फैक्टर नहीं हो रहा। ठीक है, 33/100। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट बी। People with blood type AB positive are known as the universal recipient and with blood type O negative are known as universal donor। तो हम जानते हैं AB पॉजिटिव वाले को यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है, यानी किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, और O नेगेटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ये डोनेट कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिलेक्टेड पर्सन टू बी नाइदर यूनिवर्सल रिसिपेंट नॉर यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी है, ना तो वो ए बी पॉजिटिव हो और ना ही वो ए नेगेटिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी यहाँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, टोटल में से हम माइनस कर देंगे किस चीज की प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कि अगर हम ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले को सेलेक्ट करते हैं वो क्या आती है। तो यहाँ पर ए बी पॉजिटिव वाले कितने हैं देखेंगे,
ए बी पॉजिटिव वाले कितने हैं 3 और ओ नेगेटिव वाले कितने हैं, ए बी पॉजिटिव वाले तो 3 और ओ नेगेटिव वाले कितने थे x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 10, यानी ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों मिलके कितने हो गए 10 + 3 10 + 3 और अपॉन टोटल 100, यानी ये आ गया अपने पास 100, एलसीएम लेंगे तो 100 - 13 अपॉन 100, यानी कि हो जाता है 87/100। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे आज का पेपर का सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू एवरीवन।